वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नागिन सीज़न 7 की एपिसोड 22 को। तो बिना देरी किए आज की एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि अनंता जो कि आर्यमन से मिलती है और उसे बताती है कि आज वुमेंस डे है और उसे भी वुमेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए। ये सुनने के बाद आर्यमन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो अनंता से कहता है कि वो कभी भी वुमेंस डे सेलिब्रेट नहीं करेगा, क्योंकि उसे वुमेन से ही नफरत है। वो कभी भी और किसी भी औरत से प्यार नहीं कर सकता और ना ही किसी औरत की रिस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि आर्यमन के साथ जो राधिका ने किया था उसे शादी वाला दिन ही छोड़कर चली गई थी। इस वजह से आर्यमन हर एक लड़की से नफरत करता दिखाई देता है। जैसे ही आर्यमन अनंता से झगड़कर बाहर आता है तो वो सामने देखता है कि उसके सामने राधिका और उसका हस्बैंड खड़ा है और उन्हें देखकर आर्यमन शॉक्ड हो जाता है। लेकिन आर्यमन राधिका को बस देखता ही रहता है, उसे कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ हम ये देखने वाले हैं कि राधिका का हस्बैंड आर्यमन से हाथ मिलाकर उसे कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो, आज हमारी शादी की सालगिरह है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारी शादी के फंक्शन पर ज़रूर आओ। ये सुनने के बाद आर्यमन बिल्कुल खामोश हो जाता है और वो कहता है कि वो ऐसे फंक्शन बिल्कुल भी अटेंड नहीं करता और वो किसी भी पार्टी में नहीं आएगा। पीछे से अनंता यानी आहाना भी आ जाती है और वो आकर आर्यमन से कहती है कि हमें इनकी पार्टी ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, बल्कि इनको अपनी शादी की डेट पता है या नहीं, इनसे ये सवाल ही कर लेते हैं। यहाँ पर आहाना आर्यमन के साथ मिलकर राधिका से उसकी शादी की डेट पूछती है, लेकिन राधिका के पास कोई शादी की डेट फिक्स होती ही नहीं और ना ही उसको पता होता है कि उसकी शादी कब हुई थी। उसका हस्बैंड और राधिका दोनों अलग अलग डेट बताते हैं और इसके बताने के बाद आहाना कहती है कि इनको तो अपनी शादी की डेट तक नहीं पता। मुझे लगता है कि ये हम सबसे झूठ बोल रहे हैं, ये ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ पर राधिका और उसका हस्बैंड दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाती है और आहाना ये बात मजाक में डाल देती है और कहती है कि कैसे कपल हैं जिनको अपनी शादी की सालगिरह भी रख तो रहे हैं लेकिन उनको अपनी शादी की डेट ही नहीं पता। दूसरी तरफ आर्यमन ये सब कुछ चुपचाप सुनता रहता है और उसके बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इधर आहाना राधिका से कहती है कि तुम लोग दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हो और तुमने आर्यमन को छोड़कर अपने शौहर से शादी की थी, लेकिन तुम्हारे पास अपनी शादी की कोई पिक्चर्स नहीं है और ना ही तुमने कभी किसी सोशल मीडिया पर किसी किस्म की कोई पोस्ट डाली है। यहाँ पर राधिका का हस्बैंड आहाना से कहता है कि मुझे शौक नहीं और मैं चाहता हूँ कि मैं राधिका और अपनी साथी ज़िंदगी को प्राइवेट ही रखूँ और मैं नहीं चाहता कि हमारी इतनी अच्छी ज़िंदगी सोशल मीडिया पर किसी तरह वायरल हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि आहाना बातों ही बातों में राधिका कुछ चीज़ का एहसास दिला देती है कि वो जानती है कि राधिका आर्यमन से झूठ बोल रही है। दूसरी तरफ आहाना आर्यमन से ये बात क्लियर कर देती है और वो उसे बताती है कि मुझे लगता है कि राधिका ने तुमसे झूठ बोला था, उसने कभी अपने शौहर से शादी की ही नहीं और ना ही वो उसका हस्बैंड है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आजकल के दौर में, इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में राधिका की कोई भी शादी की पोस्ट नहीं है और ना ही उन लोगों ने अपनी शादी को कभी पब्लिक किया और ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी कोई ऐसी अपडेट मिल रही है जिससे मुझे मालूम हो कि राधिका ने शादी की हुई है। ये तमाम बातें सुनने के बाद आर्यमन आहाना से कहता दिखाई देता है कि तुम्हें आखिरकार मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, तुम इतनी ज़्यादा क्यों राधिका की इन्वेस्टिगेशन करती दिखाई दे रही हो, आखिर तुम्हें उनसे क्या लेना देना है। ये बात सुनने के बाद आहाना आर्यमन से कहती है कि मैं मानती हूँ कि हमारी शादी फोर्सफुली हुई थी, लेकिन एक बीवी होने के नाते, तुम्हारी पत्नी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने हस्बैंड की एक्स को उसके करीब लाऊं। ये बातें करते करते आहाना का पाँव फिसल जाता है और आर्यमन उसको पकड़ लेता है और उसकी बाहों में गिर जाता है। दूसरी तरफ आहाना का पल्लू उसके पाँव के नीचे आ जाता है और आर्यमन आहाना की हेल्प करता है और कहता है कि मैं हर वक्त तुम्हें यूँ संभालने के लिए मौजूद नहीं रहूँगा, बेहतर है कि जिस तरह तुम उलझी हुई हो तुम अपने उलझे हुए सवाल भी अपने पास रखो और ये तुम क्या राधिका का चैप्टर लेकर बार बार मेरे सामने आ जाती हो। मैं जानता हूँ कि राधिका ने मुझसे चीट किया है, मुझे वक्त में प्यार तो करता था लेकिन अब मैं राधिका से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि आहाना और आर्यमन दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हुए नज़र आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पसंद भी करते जा रहे हैं। आहाना तो आर्यमन से मोहब्बत करती है लेकिन आर्यमन अभी भी राधिका के प्यार में पागल है और वो राधिका को चीटर समझता है। यहाँ पर आहाना पूरी कोशिश कर रही है कि आर्यमन तक उसकी सच्चाई पहुँच जाए। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि शहर के सबसे बड़े साइंटिस्ट जितने भी होते हैं वो आर्यमन के यहाँ उसके स्टूडियो में आते हैं, क्योंकि आज आर्यमन उनसे इंटरव्यू करने वाला होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही है नागिन सीजन 7 भी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ विक्रम जो कि आर्यमन की सक्सेस को देखकर बहुत ज़्यादा ही जेलिस हो रहा है, वो देखता है और आर्यमन की तरफ हंसता और कहता है कि बहुत जल्द आर्यमन की ये तमाम सक्सेस ख़त्म होने वाली है, मैं एक दिन इससे सब कुछ छीन लूँगा। उसने जिस तरह मेरा प्यार छीना है मैं आर्यमन से उसकी तमाम चीज़ें छीन लूँगा, उसका पैसा फेम सब कुछ बर्बाद कर दूँगा। एक दिन आर्यमन सड़क पर आ जाएगा क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा होने वाला है। ये सब कुछ आहाना विक्रम के पास खड़े होकर सुनती रहती है, लेकिन वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि विक्रम जानता है कि आहाना विक्रम से ही प्यार करती है, लेकिन असल में आहाना तो आर्यमन से मोहब्बत करती है। विक्रम आनंद से कहता है कि आर्यमन को बहुत ज़्यादा ही नुकसान होने वाला है, मैं उसको किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा और मैं जानता हूँ कि आर्यमन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसने तो कैसे तुम्हारी शादी खुद से करवा ली और मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं भी जानता हूँ कि तुम आज भी मुझसे ही मोहब्बत करती और मुझसे ही शादी करोगी। आर्यमन को मैं बहुत जल्द तबाह बर्बाद कर दूंगा, उसका ये चैनल जिसको उसने इतनी दिन रात मेहनत करके कामयाब किया है उसको भी एक दिन मैं डुबा दूंगा। दूसरी तरफ आहाना देखती है कि आर्यमन उसकी तरफ देख रहा है तो विक्रम के ज़्यादा क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से आर्यमन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो देखता
देखता है कि आना किस तरह आज भी विक्रम के प्यार में पागल है। शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है आना से शादी करके। यूँ कहानी तो आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन नागिन सीज़न 7 में आने वाले एपिसोड में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट भी आते जा रहे हैं। इस कहानी में हम देखते जा रहे हैं कि जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, नागरानी अनंता यानी अपने असली मकसद को भूलकर वो अपने प्यार के पीछे पागल हो चुकी है। इसमें भी वही दिखाया जा रहा है जो कि बाकी सीज़नों में एक नागरानी एक इंसान से प्यार करती है और उस प्यार का उसको बाद में नुकसान भी भुगतना पड़ता है। दूसरी तरफ आर्यमन अब अहाना से कहता है कि उसे अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए एक सेगमेंट के लिए लड़की चाहिए, क्योंकि अहाना ने पहले भी आर्यमन के स्टूडियो में एज ए न्यूज़ एंकर के तौर पर एक सेगमेंट किया था और वो अहाना से रिक्वेस्ट करता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी आज क्लाइंट नहीं आई तो तुम उसकी जगह न्यूज़ दे दो, और तुमने बहुत अच्छी न्यूज़ टेलीकास्ट की थी जिसके से मेरे चैनल की रेटिंग भी काफ़ी बढ़ गई थी। दूसरी तरफ आर्यमन अहाना से ये भी कहता दिखाई देता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने विक्रम से अभी भी अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। मैं देख रहा हूँ किस तरह तुम विक्रम के बहुत ज़्यादा क्लोज हो रही हो और उससे आज भी उतनी ही मोहब्बत करती हो। मेरे लिए तो बस एक नाम की बीवी हो और मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ फोर्सफुली शादी करके। ये बातें सुनने के बाद अहाना विक्रम से कहती है मुझे लगता है कि तुम जेलस फील कर रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर के सब साइंटिस्ट जो कि आर्यमन के स्टूडियो में आ चुके होते हैं और वो आर्यमन से इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं, लेकिन वो आर्यमन के सामने एक शर्त रखते हैं कि आज का जो भी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है इसमें जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसको फ़िलहाल के लिए टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। इस रिकॉर्डिंग को हफ्ते के बाद यहाँ पर टीवी में दिखाया जाएगा ताकि लोग इस बात से बाखबर रहें और जो उनका प्लान है वो किसी भी देशद्रोही तक मत पहुँचे। आर्यमन अपने मुल्क साइंटिस्ट से बहुत ज़्यादा ही सवाल जवाब करता है और यहाँ पर अहाना भी मौजूद होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही है और मुल्क के साइंसदान जो कि आर्यमन के स्टूडियो में आए होते हैं तो वो आर्यमन को सबसे बड़े साइंसदान की इमेज दिखाते हैं और कहते हैं कि ये प्लान उनका नहीं बल्कि इतने बड़े साइंसदान का था जिनकी तस्वीर उसको दिखाई जा रही है। आर्यमन जैसी पिक्चर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये पिक्चर उसके बाप की है और जो कि शहर इस मुल्क का सबसे बड़ा साइंसदान है, और आर्यमन अपने बाप की पिक्चर देखकर हैरान हो जाता है। इधर दूसरी तरफ देश के दुश्मन जो कि आर्यमन के यहाँ ही रह रहे हैं और उन्होंने आर्यमन को अडॉप्ट किया हुआ था, वो सब कुछ देखकर जान लेते हैं कि जिस साइंटिस्ट प्रोफेसर को उन्होंने मारा था वो आर्यमन का बाप ही है और वो अपने ही दुश्मन के बेटे को अपने घर में पाल रहे होते हैं। यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है और आर्यमन अपने बाप की पिक्चर देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होता भी दिखाई दे देता है। आर्यमन को इस बात का एहसास होता है कि उसके बाप ने अपने मुल्क के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। इसके बाद आर्यमन बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और आकर एक साइड पर खड़ा हो जाता है। आर्यमन के पीछे अनंता यानी नागरानी अहाना भी आती है और वो आकर आर्यमन को हौसला देती है और कहती है कि तुम इतने ज़्यादा क्यों सैड हो रहे हैं, तुम्हें इस बात पर प्राउड होना चाहिए कि तुम्हारा बाप अपने मुल्क को बचाते हुए शहीद हुआ है और उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और इतना बड़ा हथियार तैयार किया है जो कि हमारे मुल्क को देशद्रोहियों से बचा सकता है और तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए। इसके बाद आर्यमन अपने आप को कोसता और कहता है कि मैं कभी भी अपने बाप की सच्चाई किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने मुल्क की खातिर जान दी है और उन्होंने जो काम मेरे ज़िम्मे लगाया था मैं वो ज़रूर करूँगा। इधर यहाँ पर सूर्यास भी बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ चुके हैं क्योंकि उनको पता लग गया है कि आर्यमन का बाप वही प्रोफेसर है जिनको उन्होंने सदियों पहले मारा था। अगले सीन में हम देखते हैं भरनी जो कि अनंता के पास आती है और आकर कहती है कि फ़िलहाल यहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम के लिए जाना है, और वो भरनी को कहती है कि वो नागरानी की जगह नागरानी अनंता बनकर यहाँ रहें ताकि किसी को भी किसी किस्म का भी शक ना हो। यहाँ पर भरनी अनंता का रूप तो ले लेती है और वो वहाँ से निकल भी जाती है नागिन बनकर, और नागरानी अनंता अपने अगले काम को सारा अंजाम देने के लिए भरनी को अपनी जगह पर रखकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फ़ौरन हम देखते हैं कि ऑफिस की लड़की आती है और आकर वो भरनी यानी नागरानी अनंता से कहती है कि आओ आपका टाइम हो चुका है, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है। इधर नागरानी अनंता पीछा करती है सूर्यास का कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो क्या करने वाले हैं। आगे वाले सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते दिखाई दिए जा रहे हैं। यहाँ पर कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आ जाता है। जैसे ही सूर्यास्त पीछे देखते हैं कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा सांप लगा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा ही हैरान और परेशान हो जाते हैं। अब उनका आगे वाला प्लान है चिकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान की तबाही लाना। यहाँ पर नागरानी अनंता नागिन की शक्ल में उनका पीछा करती है और उनका तमाम प्लान जानने की कोशिश करती है। जैसे ही नागरानी अनंता घर पहुँचती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई आ जाती है। वो सूर्यास्त की तमाम बातें सुन लेती है और उनके सामने वो तमाम सच्चाई भी आ जाती है कि किस तरह सूर्यास्त ने सालों पहले देश में घुसकर प्रोफेसर के बेटे को अडॉप्ट किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनके लिए बहुत बड़ी चाबी होगी और उनके लिए बहुत बड़ा सोने का ख़जाना भी ला सकता है। उन्होंने आर्यमन को अडॉप्ट किया था और उसके बाप को मार दिया था और इस दिन के लिए रखा था कि जो राज आर्यमन का बाप जानता है वो शायद आर्यमन भी जान जाएगा और वो बहुत जल्द आर्यमन से वो राज निकलवा कर उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे और वहाँ वापस अपने मुल्क चिंगिस्तान लौट जाएंगे। यहाँ से कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अनंता के सामने ये सच भी आ जाता है कि आर्यमन की जान को बहुत बड़ा ख़तरा है। यहाँ सूर्या सिर्फ आर्यमन को अपने फ़ायदे के लिए ही ज़िंदा रखे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही आर्यमन की विल के मुताबिक उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ और सब कुछ उनके नाम हो जाएगा, वो सब कुछ बेचकर इस शहर से बाहर चले जाएंगे। और दूसरी बात, आर्यमन के बाप ने उसे जो
बुक दी थी उसमें बहुत बड़े राज दफन है और हिंदुस्तान को तबाह करने के तरीके भी उसी बुक में हैं। तो इसलिए वो आर्यमन से वो किताब हासिल करने के बाद उसका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। यहाँ पर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्यमन किस तरह अपने देश के साइंसदानों को स्टूडियो में बुलाकर उनसे रिकॉर्डिंग करवाता है और उनसे इंटरव्यू लेता है। ये तमाम चीज़ें हो रही होती है तो विक्रम आर्यमन और अहाना को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और उसे ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। यहाँ पर अहाना के फ़ोन पर एक कॉल आती है और उसे समझ नहीं आती कि इस वक्त उसे कौन कॉल कर रहा है। अहाना जो कि अब आर्यमन के साथ मिल रही है, आर्यमन के अतीत को भी खोल रही है और वो राधिका का सच भी आर्यमन के सामने लाना चाहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही कि उसे क्या करना चाहिए। नागिन सीज़न 7 जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसकी कहानी भी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दूसरे सीन में हम देखेंगे कि अनंता जो कि भरनी होती है और उसे रविश बार बार कॉल कर रहा था, उसे ढूंढ रहा था पूरे ऑफिस में, लेकिन वो भागकर ऑफिस के अंदर आ जाती है और नागरानी अनंता से भरनी का रूप ले लेती है ताकि रविश को शक ना हो। जैसे ही रविश अंदर दाखिल होता है ऑफिस में तो वो भरनी से कहता है कि उसे उसने पूरे घर में और पूरे ऑफिस में ढूंढा है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल एक गिफ्ट लेकर आया है जो वो उसे देना चाहता है। जैसे ही भरनी रवीश को कहती है कि ऐसा कौन सा गिफ्ट है जो वो उसे देने के लिए इतने तक बेचैन हो रहा है, तो वो दिखाता है कि वो भरनी के लिए सुजू के लिए यानी सूजी के लिए बहुत बड़ा महंगा गिफ्ट लेकर आया है। रवीश भरनी से कहता है कि उसने उसे बहुत सारी कॉल्स की हैं। जैसे ही भरनी देखती है कि रवीश उसके लिए इतना महंगा गिफ्ट लेकर आया है और वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। रवीश जो कि पहले भरनी से पहले पूर्वी की बहन अनंता के साथ भी फ्लर्ट करता है और उसे प्रेग्नेंट करता है और फिर उसके साथ शादी नहीं करता, उसे मार देता है। रवीश जो कि आर्यमन का छोटा भाई है और वो उसका काम ही यही है कि लड़कियों को ट्रैप करना और उनके साथ अपने ताल्लुकात कायम करना और उसके बाद उनको हमेशा हमेशा के लिए अपने लाइफ से निकाल देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीना जो कि बहुत बड़ी ही टेंशन में फंसी हुई है, क्योंकि जिस दिन कार वाला एक्सीडेंट हुआ था तो टीना ने देखा था गाड़ी से कि उसने हानो को देखा था कि वो नागिन के रूप में है और उसने उसका जान भी बचाई थी। यहाँ पर टीना को शक हो जाता है कि आखिर कैसे इतनी जल्दी अनंता तो अंदर गई थी लेकिन अब बाहर भरनी निकल रही है। वो उन दोनों की नज़दीकियाँ देख रही होती है तो ऊपर से टीना भी आ जाती है और आकर रवीश से कहती है कि तुम इस ऑफिस में काम के लिए आते हो, ये पैसा मेरे बाप का भी है और मेरे बाप ने भी यहाँ पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। मैं यही चाहती हूँ कि तुम फ़ौरन अपने काम पर तवज्जो दे, बल्कि ना कि फ़ज़ूल कामों में। यहाँ से रवीश चुपचाप चला जाता है और वो भरनी से कहता है कि बहुत जल्द वो उसे बहुत बड़ा गिफ्ट देकर वो कहीं और मिलेंगे। नागिन 7 जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसकी कहानी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। यहाँ पर भरनी बार बार बच जाती है और अब उसको इंतज़ार होता है कि किस तरह वो नागरानी अनंता को वापस ऑफिस में लाए, क्योंकि इसके बाद एक और सेगमेंट होने वाला होता है और भरनी इस सेगमेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानती। दूसरी तरफ भरनी फिर से अनंता का रूप लेकर जब बाहर वापस आती है तो वॉशरूम के बाहर टीना नज़र आती है और टीना फिर से बहुत बड़ी टेंशन में पड़ जाती है और वो यही सोचती है कि आखिर किस तरह अंदर तो भरनी थी और वे किस तरह अहाना के रूप में फिर से वॉशरूम से बाहर निकल रही है, आखिर ये क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन टीना के दिमाग में ये बहुत बड़ी बात बैठ चुकी है। वो जानती है कि उस रात इस नागिन ने उनकी जान बचाई थी, वो और कोई नहीं थी बल्कि अहाना ही थी। टीना अब नागरानी अनंता पर नज़र रखे हुए और उसे समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो भरनी यानी अनंता का पीछा करती है और देखती है कि अनंता तो वॉशरूम में थी ही नहीं, तो फिर यहाँ से किस तरह ये अहाना बनकर बाहर निकली है। टीना अब भरनी का पीछा करती है और उसके पीछे ही चली जाती है। इतनी देर में हम देखते हैं कि नागरानी अनंता भी अपना काम निपटा कर सीधा वॉशरूम यानी ऑफिस में आ जाती है। नागिन 7 जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है इसकी कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नागरानी अनंता जो कि एक एक करके अपने दुश्मनों को मारती दिखाई दे रही है और अपना इंतकाम भी लेती जा रही है। यहाँ पर अब नागरानी अनंता जैसे वापस आती है तो भरनी उसे कहती है कि नागरानी आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गई, वरना मुझसे तो आज कुछ भी नहीं संभाला जाता, मेरे लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल बन जानी थी। नागिन सीज़न 7 यहाँ पर अपने फैंस को बहुत ज़्यादा ही निराश भी कर रहा है। इसकी कुछ एपिसोड्स बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती हैं और कुछ एपिसोड्स बहुत ज़्यादा नाकाम भी होती दिखाई देती जा रही है। इसके बाद अब जब नागरानी अनंता वापस आती है तो भरनी अपना असली रूप ले लेती है और अनंता अपनी दमदार एक्टिंग से और किलर वॉक से दोबारा से एक्ट ज्वाइन करती नजर आती है। अब नागरानी अनंता ने जो खेल खेला है वो उसके दुश्मनों को कानो कान भी खबर नहीं होगी। हर दुश्मन का वार नागरानी अनंता नाकाम बनाती जा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़ौरन से आकर अनंता आर्यमन को स्टूडियो में ज्वाइन करती है और न्यूज़ सेगमेंट में अपने देश के साइंसदानों की बहुत जमकर तारीफ करती है और उनको बताती है कि किस तरह इन साइंसदानों की वजह से आज उनका देश दुश्मनों से किस तरह से महफूज है और दुश्मनों के हर वार को नाकाम बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ भरनी पूरी कोशिश कर रही है, नागरानी अनंता का साथ दे रही है और नागरानी अनंता को हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी नज़र आती हैं। यहाँ पर आर्यमन के भाई भी अब भरनी पर शक करते नज़र आ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस तरह ये भरनी हर जगह अहाना के साथ पहुँच जाती है। इधर अहाना अब आर्यमन के बहुत ज़्यादा करीब हो चुकी है। अब उसके न्यूज़ सेगमेंट भी ज्वाइन कर रही है और उन दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। एलिस कौशिक ने भी नागिन सीज़न 7 में बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। यहाँ पर प्रियंका चहर चौधरी की एक्टिंग और प्रियंका चहर चौधरी की ब्यूटी और नमिक पॉल की एक्टिंग ने भी ड्रामा सीरियल को चार चाँद लगा दिए हैं। नागिन 7 इस सीज़न का सबसे बड़ा
अच्छा सीज़न होने वाला है। नागिन सीज़न 7 को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। प्रीवियस सीज़न की निस्बत नागिन 7 बहुत ज़्यादा ही हिट रहा है। यहाँ पर जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही है तो अनंता यानी आना अब राधिका के ऊपर भी अपनी नज़र जमाए हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्यमन का आखिरकार इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है और वो तमाम शहर के साइंसदानों को नमस्ते करता है और अपने स्टूडियो से जाने के लिए कहता है। यहाँ पर उनका सेगमेंट मुकम्मल हो चुका होता है और यहाँ पर आहाना ने बहुत अच्छी स्पीच दी होती है और आर्यमन भी आहाना की इस स्पीच से और इस वर्क से बहुत ज़्यादा खुश होता दिखाई देता है। आहाना पूरी कोशिश कर रही है किसी न किसी तरह आर्यमन को खुश रखे और उसका अतीत से जुड़े जितने भी ज़ख्म है सबको मिटा चुके हैं। आहाना के सामने आर्यमन की सच्चाई आ चुकी है कि ना तो वो देशद्रोही है और ना ही वो इन सूर्यास का कुछ लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आहाना बन्नी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि हमारे देश में जितने भी साइंसदान हैं उन्होंने सबने मिलकर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है और इसकी वजह से हमारा मुल्क महफूज है बाकी दुश्मन देशों से और इनके ऊपर बहुत बड़ा ख़तरा है और मुझे हर हाल में इन साइंसदानों को महफूज जगह पर पहुँचाना होगा वरना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। आने वाली एपिसोड में हम देखते हैं कि वह किताब जो कि हर एक साइंसदान के पास है जिसमें एक ऐसा गम है जिसको देखकर वो सब लोग एक ऐसा हथियार बना सकते हैं, ऐसा राज है जो कि हर एक के पास अलग अलग ही होता है। नागिन सीज़न 7 की लोगों ने बहुत बड़ी बेसब्री से वेट की है। इसके बाद हम देखते हैं कहानी की शुरुआत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें भी कर रहे हैं। नागिन सीज़न 7 को देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा बड़े बेकरार भी हैं। जैसे जैसे नागिन सीज़न 7 आगे बढ़ता जा रहा है इसकी कहानी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। आगे वाली एपिसोड में हम देखते हैं कि साइंसदान जो कि अपनी गाड़ी लेकर निकलता है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जानवर हमला करता दिखाई देता है। इतना बड़ा जानवर जो कि दुश्मन मुल्क की तरफ से होता है वो गाड़ी को पकड़ कर नीचे फेंकने की कोशिश करता है। कहानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, उसे पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है बल्कि वो अपनी गाड़ी के शीशे से बस यही देखता है कि उसके ऊपर किसी बहुत बड़े जानवर ने हमला किया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही है नागिन सीज़न 7 की अपडेट्स भी आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको आज का ये चैनल मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उस परिंदे से बचाने के लिए वहाँ पर वक्त पर नागरानी अनंता भी पहुँच जाती है और वो देख लेती है कि उसके मुल्क के अपने साइंसदान को एक दुश्मन मुल्क का दरिंदा नुकसान पहुँचा रहा है और वो गाड़ी को पकड़ कर नीचे फेंकने की कोशिश करता है। तो नागरानी अनंता वहाँ पहुँचती है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। जब जब मुल्क में किसी किस्म का कोई भी खतरा आता है तो नागरानी अनंता फौरन पहुँच जाती है और अपने मुल्क के साइंसदानों और मुल्क के मुहावसों को बचाती हुई नजर आ रही है। आज के एपिसोड में भी हमें दिखाया गया है कि नागिन सीज़न 7 में बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा ही एआई का यूज़ भी किया जा रहा है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इस बात से डिसपॉइंट भी है कि आखिर क्यों एकदम मैम नागिन सीज़न 7 में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करती जा रही हैं जो कि फैंस का इंटरेस्ट खत्म करती जा रही हैं। पिछले सीज़न की निस्बत इस सीज़न को हाइप तो काफ़ी मिली है लेकिन इसके जितने भी एक्शन सीन हैं और वीएफएक्स को लेकर लोग बहुत ज़्यादा ही डिसपॉइंट हुए हैं कि आखिरकार इसमें इतने ज़्यादा इस तरह के सीन क्यों डाले जा रहे हैं। नागिन सीज़न 7 में हमें दिखाया जा रहा है कि इसके जितने भी ऐसे सीन्स होते हैं वो एआई से ही जनरेटेड होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अनंता जो कि अपने चेहरे अवतार में आती है और आकर उस दरिंदे का सामना करती है और उसे लड़ती दिखाई देती है। यहाँ पर जितने भी सीन्स नागिन के हैं वो सब एआई से ही जनरेट किए हुए हैं। नागिन के फैंस इसके लिए बहुत ज़्यादा ही डिसपॉइंट हो रहे हैं कि उनको इस तरह के सीन्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उनको रियल वीएफएक्स चाहिए जो कि प्रीवियस सीजन्स में होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जब उसके देश के साइंसदान पर हमला होता है तो अनंता उनको बचाने के लिए पहुंच जाती है पहाड़ी पर और उसे आखिरकार बचा ही लेती है। अब अनंता का अगला प्लान है कि आखिर वो कौन है जो किर्गिस्तान से इतने बड़े बड़े दुश्मन भेज रहा है और उसको मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नागरानी अनंता ने ये पूरी कसम खाई है कि वो हर हाल में अपने देश की हिफाजत ज़रूर करेगी। इसके बाद भरनी आ जाती है और वो आकर अनंता से कहती है कि मुझे लगता है कि नागरानी आपको अपनी हिफाजत करनी चाहिए, इस पर दुश्मन बहुत बड़ा है और उसके बहुत ख़तरनाक इरादे हैं। लेकिन अनंता भरनी से कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं नागरानी हूँ, अनंत कुल की नागरानी हूँ, मेरी शक्तियों का अंदाज़ा मेरे दुश्मनों को नहीं है, मैं वो कर सकती हूँ जो वो नहीं कर सकते, मैं हर रूप बदल सकती हूँ, हर एक को अपने इशारों पर नचा सकती हूँ और हर एक को बचा भी सकती हूँ, मुझ में बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही साइंसदान के ऊपर हमला होता है और गाड़ी पुल के नीचे से गिरती है तो वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें एक और सीन दिखाया जाता है कि उस साइंसदान को पकड़कर चिंगिस्तान के जहाज़ में डाल लिया जाता है जो कि हिंदुस्तान का होता है और उसे चिंगिस्तान ले जाने की तैयारी की जा रही होती है। नागिन 7 जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं और काफ़ी जगह पर इसको ट्रोल भी कर रहे हैं कि क्यों आखिरकार इस नागिन सीज़न के कंसेप्ट में दो मुल्कों की लड़ाई को ज्वाइन किया जा रहा है और देशद्रोही के कंसेप्ट को नागिन सीज़न 7 में क्यों जोड़ा जा रहा है। नागिन सीज़न 7 की कहानी सिंपल होनी चाहिए थी नागमणि के रिलेटेड, लेकिन इस बार इसमें बहुत ज़्यादा ही हेट भी दिखाया जा रहा है दो मुल्कों को लेकर, दो कंट्रीज़ को लेकर, जो कि बिल्कुल भी फैंस को पसंद नहीं आ रहा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही वो साइंसदान चिंगिस्तान पहुँच जाता है और किडनैप होकर चला जाता है तो वहाँ चिंगिस्तान वाले उसको मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फ़ौरन उठ खड़ा होता है और उनके ऊपर हमला कर देता है और एक एक करके तमाम दुश्मनों को मारता दिखाई देता है। तमाम लोग उसके डर से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं कि आखिर कैसे एक शख्स में इतनी ज़्यादा हिम्मत आ सकती है।
यहाँ पर नागरानी अनंत ने जो चाल चली है वो चिंगिस्तान वालों को बिल्कुल भी पता नहीं होगी। आखिरकार उनके दो दुश्मन मुल्क हैं और इसको नहीं पता था कि उनके पास एक बहुत बड़ी इच्छाधारी नागिन होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिरकार वो साइंसदान और कोई नहीं होने वाला बल्कि नागरानी अनंता ही होने वाली हैं जिसने उसकी जगह ली थी। नागिन सीज़न 7 बाकी सीज़न की इसमें बहुत ज़्यादा पसंद तो किया जा रहा है, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन को आगे जाकर बहुत ज़्यादा ही बेकार किया जा रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ भी किया जा रहा है। आपको नागिन सीज़न 7 किस तरह का लगता है और आपको इसकी हर एपिसोड की अपडेट चाहिए, इसकी कहानी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को एक छोटा सा लाइक, शेयर और फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो नागरानी अनंता होती है जो कि साइंसदान के रूप में चिंगिस्तान वालों के सामने आती है और जानबूझकर ये जाल चलती है कि किस तरह वो जान सके कि उनका अगला प्लान क्या होने वाला है। यहाँ पर चिंगिस्तानी देखकर डर जाते हैं कि उनके सामने एक अनंत कुल की नागरानी श्रेष्ठों में श्रेष्ठ चंद्री नागिन दिखाई देती है। यहाँ पर अनंता कहती है कि मैं वो हूँ जिनको तुम नहीं जानते, मेरा कांटा पानी नहीं मांगता और आज मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगी एक एक करके। यहाँ पर चिंगिस्तानी कहते हैं कि ये वही नागिन है जिसके बारे में कहा गया है कि ये शिव मंदिर में पाई जाती है और इसके पास एक ऐसी नागमणि होती है जिसकी वजह से वो हर एक की ख्वाहिश पूरी कर सकती है और पूरी दुनिया पर राज भी कर सकती है। प्रीवियस सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही अनंता वहाँ पहुँचती है और वो साइंसदान को बेहोश पाती है और उसके बाद भरनी भी आ जाती है और वह आकर नागरानी अनंता से कहती है कि हमें इसकी जगह लेनी होगी और चिंगिस्तान जाना होगा और वहाँ पर उनका प्लान सोचना होगा कि आखिर वो आगे हमारे मुल्क के बारे में क्या करने वाले हैं। यहाँ पर भरनी जो कि नागरानी अनंता का साथ देती है और वो नागरानी अनंता उस साइंसदान की जगह ले लेती है, उस लड़की की जगह आ जाती है और वो खुद उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन में हम देखते हैं कि जैसे ही चिंगिस्तानी वहाँ उस साइंसदान को उठाते हैं जिसको वो मारने वाले थे, तो वो आगे नागरानी अनंता होगी जो कि उसका रूप लेकर आती है और आकर वो तमाम लोगों से लड़ती है और चिंगिस्तान वालों से झगड़ा करती है और कहती है कि मैं ही नागिन हूँ अनंतपुर की और आज मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। वो एक एक कर सबको मार देती है। नागिन सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें दिखाई तो जा रही है, लेकिन इसमें बहुत सारी जगहों में वीएफएक्स भी यूज़ किया जा रहा है जो कि फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। इसमें एआई का इतना ज़्यादा यूज़ है कि प्रियंका चौधरी की ओरिजिनल ग्रेसी इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही और उसकी बहुत सारी एक्टिंग को भी तबाह किया जा रहा है। नागिन सीज़न 7 जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है फैन इसके साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि आखिरकार अनंतपुर की नागरानी अनंता पहुँच जाती है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए और उनको मौत की घाट उतारने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जब नागरानी अनंता का सामना चिंगिस्तान वाले नहीं कर पाते तो वो इसके लिए बहुत बड़े शिकार लाते हैं और अनंता के सामने अब होंगे ढेरों सारे जानवर जिससे नागिन लड़ेगी। जैसे ही अनंता देखती है कि उसके सामने बहुत सारा शेर, टाइगर वगैरह जानवर है जो कि उसके ऊपर हमला करने वाले हैं, तो यहाँ पर अनंता भी सुपर नागिन की एंट्री लेती है। यहाँ पर नागिन में कोई ऐसी वाइब आ ही नहीं रही। लोग इसको पसंद तो कर रहे हैं लेकिन हर चीज़ को एआई के ज़रिए कैप्चर किया जाए, हर अच्छे सीन को एआई के ज़रिए ही दिखाया जा रहा है। नागिन सीजन 7 की जितनी हाइप बनी हुई थी, मुझे लगता है कि आगे जाके नागिन सीजन 7 पूरी तरह से फ्लॉप भी हो सकता है। यहाँ पर चिंगिस्तान वाले नागरानी अनंता के ऊपर शेर और चीते वगैरह छोड़ देते हैं और नागिन यहाँ पर सुपर नागिन का अवतार लेती है और वो उन सबसे लड़ती दिखाई देती है। आखिरकार नागरानी अनंता ने जो कुछ भी कहा है उसने अपने देश को बचाने के लिए किया है। हर मुश्किल वक्त में वो देश के साथ होती है और उसको बचाती नजर आती है। यहाँ पर भी एआई के जरिए इस सीन को निपटा दिया गया है। कैसे अनंता यानी नागिन पहली बार टाइगर, शेरों और चीतों से लड़ती दिखाई दे रही है। इस सीज़न में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं जो कि नागिन के प्रीवियस सीज़न में नहीं थे। सांप और नेवले तक तो समझ आती थी, लेकिन इस सीज़न में नागिन के साथ शेर से लेकर चीते और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस सीज़न में ऐड होती जा रही हैं। यहाँ पर नागरानी अनंता उन तमाम चीज़ों का डट कर मुकाबला भी करती नज़र आ रही है। किस तरह उसने दिखाया है कि वो अपने दुश्मनों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करेगी और नागिन अपना बदला कभी भी नहीं भूलती। यहाँ पर नागरानी अनंता ऑयल के टैंकरों को आग लगा देती है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा ही फेक लग रहा होता है। नागिन सीरीज़ के जितने भी इस तरह के सीन्स होते हैं वो बिल्कुल ये एआई से जनरेटेड होते हैं और उनको देखने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। इसके बाद अनंता अपने दुश्मनों को ख़त्म कर लेती है, चिंगिस्तान जाकर और घर वापस लौटती है इसी बैरी जहाज़ में और पूरा का पूरा चिंगिस्तान ही इस सीन में दिखा दिया है कि एक इच्छाधारी नागिन ने तबाह कर दिया और वापस आ गया है। ये कैसा चिंगिस्तान है जिसका ना बॉर्डर है, ना कोई पासपोर्ट, ना कोई वीज़ा, जिसका दिल चाहता है वहाँ से मुँह उठाता है और सीधा इंडिया और इंडिया से चिंगिस्तान पहुँच जाता है। इच्छाधारी नागिन की ये कहानी तो बहुत ज़्यादा ही बकवास रही। यहाँ पर नागिन सीरीज़ को जितनी हाइप मिल रही है, लेकिन आगे जाकर इसकी स्टोरी टेलिंग को भी बहुत ज़्यादा ही तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अगर आप इस तरह की सीरीज़ और वेब सीरीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं और अपने चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक, शेयर और फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जा रही है, नागिन को बहुत ज़्यादा मज़ीद इंटरेस्टिंग भी बनाया जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो शैतान जिसकी जगह नागरानी अनंता ने ली थी, वहाँ पर भरनी उसको सेफ जगह पर ले जाती है। वहाँ पर भरनी उसका इलाज करती है और उसे कहती है कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको अपनी गाड़ी में सेफ जगह पर छोड़ सकती हूँ। आपके पास देश का वो राज है जो किसी और के पास चला गया तो क़यामत आ जाएगी, हमारा देश खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ पर भरनी अपने मुल्क के साहिदान को बैठाती है और आकर उसी टनल की सेफ जगह पर एंट्री देती है और उसे छोड़ देती है और कहती है कि आप अपने बड़े सुकून से यहाँ से अपनी जगह पर जा सकते हैं।
नागिन सीज़न 7 में इसमें 2 मुल्कों का कंसेप्ट दिखाया गया और हेट भी दिखाया जा रहा है, जो कि नागिन की इस फ्रेंचाइज़ में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी टाइम बन्नी के पास रविश आ जाता है और रविश को देखकर बन्नी बहुत ज़्यादा डर जाती है और बन्नी रविश से कहती है कि तुम्हें आखिरकार किसने बताया कि मैं यहाँ आधी रात में मौजूद हूँ? तो रविश कहता है कि तुम पागल हो, जब मैंने तुमसे तुम्हारा मोबाइल लिया था तो मैंने तुम्हारा लोकेशन ट्रैक कर लिया था, जब तुम जहाँ-जहाँ जाती हो, अब मैं मुझे पता चल जाता है कि तुम कहाँ हो। यहाँ पर ऊपर से एक और खूबसूरत लड़का भी आ जाता है, जो कि बन्नी को कहता है कि वो मेरी है और यहाँ पर रविश और उस लड़के के दरमियान गहरी लड़ाई भी होती दिखाई देती है और रविश देखता है कि एक लड़का आकर बन्नी का हाथ पकड़ रहा है और वो उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और आग बबूल हो जाता है और आकर कहता है कि ये मेरी फियांसे है और मैं बहुत जल्दी से शादी करने वाला हूँ, तुम होते कौन हो मेरी फियांसे का हाथ पकड़ने वाले। यहाँ पर बन्नी हैरान हो जाती है और वो रविश को देखती है और रविश उसको प्रपोज़ कर देता है और कहता है कि वो बहुत जल्द उससे शादी करेगा। आगे जाकर ये कहानी और बदलने वाली है, जिसको बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दिया जा रहा है। आखिरकार यही नाग रानी अनंता के साथ गद्दारी करेगी और उसकी ही जान की दुश्मन बनेगी। यहाँ पर रविश जो कि बन्नी से प्यार करता है और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होता दिखाई दे रहा है और बन्नी भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जैसे ही रवीश जाता है तो बन्नी अपने असली रूप नागिन रूप में जाती है और जाकर उस लड़के का पीछा करती है, जो कि जिसको वो पसंद करती होती है। वो सिर्फ कोई और नहीं होने वाला, वो एक इच्छाधारी नाग होता है, जो कि बन्नी से मिलने इंसानों की दुनिया में आता है और बन्नी उसे कहती है कि मैं आज भी तुम्हें ही प्यार करती हूँ। वो रवीश जो कुछ भी बोल रहा था सिर्फ और सिर्फ झूठ है। मैं बस नाग रानी अनंता की मदद कर रही हूँ और उसकी मदद करने के लिए ये खेल खेल रही हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं कभी भी किसी और इंसान के बारे में नहीं सोच सकती। मैं इंसान से प्यार कर ही नहीं सकती। हम नाग नागिन को ये वरदान होता है, जब भी हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो हमारी शक्तियाँ चली जाती हैं और हमें इसकी बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होती है। ये बात सुनकर वो नाग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और बन्नी उसे साथ दिलाती है कि वो उसकी है और उससे ही मोहब्बत करती है। नागिन सीज़न 7 जैसे-जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और लोग इसका हर एपिसोड देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक छोटा-सा लाइक, शेयर और फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर बन्नी की लव स्टोरी भी दिखाई दी गई। आखिरकार बन्नी क्या करेगी? क्या बन्नी का ये नाग मर जाएगा और उसका इल्ज़ाम अनंता पर आ जाएगा और अब बन्नी अनंता की भी दुश्मन बनती दिखाई देगी। यहाँ पर बन्नी अपने नाग से कहती है कि उसे नाग रानी अनंता की हर हाल में मदद करनी है, क्योंकि वो एक इंसान से प्यार कर बैठी है। और आप जानते हो कि जब प्यार में किसी के पड़ जाते हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई और, तो उसके लिए हर हद पार करते हैं। यहाँ पर बैठे-बैठे बन्नी और उसका नाग अपने असली रूप में नाग नागिन में के रूप में दिखाई देते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बन्नी नाग अनंता से कहती है कि आर्यमन का बहुत जल्दी सब कुछ छीनने वाला है, लेकिन मैं जाकर भी आर्यमन की मदद नहीं कर पाती। आखिरकार क्यों? मुझे आर्यमन के साथ रहकर बहुत अच्छा फ़ील होता है और आर्यमन के साथ इतना बुरा हो रहा है। वो इस फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहा है, जो कि उसकी खुद अपनी दुश्मन है और उसी फैमिली ने उसके अपने बाप प्रोफ़ेसर को भी मारा है और मैं आर्यमन को जब ये सच्चाई बताऊँगी तो वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। नागिन सीज़न 7 की आज की एपिसोड आपको कैसी लगी है? आपने इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। यहाँ पर दूसरी तरफ जाकर अनंता आर्यमन से कहती है कि आखिरकार तुम इतने ज़्यादा क्यों खोए हुए हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझसे जो कहो कि मैं तुम्हारे लिए करूँगी। बस तुम अपना ख़्याल रखना और अपने करीब लोगों पर ज़रूर एक बार हक जताना। जब कोई अपना चला जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैंने अपनों को खोया है और अपने को खोने का दर्द मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता। इसके जवाब में आर्यमन खामोश हो जाता है और अनंता से कहता है कि हाँ, मैंने भी एक लड़की पूर्वी से प्यार किया था, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो उसने मेरी पूरी फैमिली को लूटा है और लूट कर वो बहुत सारे ज़ेवर और पैसे लेकर चली गई। मैं उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद करता था और समझता था कि उस जैसी कोई और लड़की हो ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ विक्रम भी देख लेता है कि किस तरह आना और आर्यमन के साथ बहुत ज़्यादा अब बात कर रही है और दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हैं, तो उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। आपको नागिन सीज़न 7 का एपिसोड 22 कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।